हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एसएससी सीजीएल की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज है सेट नंबर 10। इसके पहले हम लोग 9 सेट्स कर चुके हैं, जिसमें 14 जुलाई और 17 जुलाई का पेपर हो चुका है, 18 जुलाई का एक सेट हो चुका है। आज हम लोग उसका दूसरा सेट करने जा रहे हैं। देखो 18 जुलाई का सेट 2 पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये हर बार बताते हैं हम। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि हम लोग सीजीएल 2022 का भी लगा चुके हैं। सीजीएल 2022 के सारे सेट हैं, सीएचएसएल 2022 के सारे सेट हैं और एमटीएस के भी सारे सेट हैं, 2 बार के हो चुके हैं। ये सीजीएल 2023 का जो भी जुलाई में पेपर हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग जो सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो 2022 वाला भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर लिया है और चलिए देखते हैं कि अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन करना है। किसका? जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए पहले सेंटेंस पढ़ के तभी पता लगेगा। लिखा है द मोव ड्रोव ऑन द रैम्पेज। द मोव ड्रोव ऑन द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स। यहाँ पे देखो जो कहा इन्होंने कि लूटेड सेवरल शॉप्स, कुछ दुकानों को इन लोगों ने लूट लिया। किसने? मॉब ने। तो मॉब अगर दुकानें लूट रही है इसका मतलब हुआ कि जो मॉब है वो क्या हो गई है? हिंसक या वायलेंट हो गई है। तो जब भीड़ हिंसक या वायलेंट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गो, ड्रॉव ऑन नहीं बल्कि क्या होता है? गो ऑन रैम्पेज, ठीक है। ड्राइव ऑन रैम्पेज नहीं होता, गो ऑन रैम्पेज होता है। तो इसके लिए क्या लगाओगे? वेंट ऑन द रैम्पेज। वेंट ऑन द रैम्पेज का मतलब होता है हिंसक हो जाना, उग्र हो जाना, ठीक है। तो गो लगाना है, ड्राइव नहीं लगाना है। तो यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म वेंट लगेगी। क्लियर? चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एरर का क्वेश्चन है। पहला ही देखो ऑप्शन लिखा है नो एरर और ये स्लैश भी अपनी कहानी कह रहे हैं। लिखा है आई कांट वॉक राइट नाउ, सॉरी आई कांट टॉक राइट नाउ। मैं इस समय बात नहीं कर सकता। आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। मैं बाद में आपसे बात करूंगा। आई एम रियली बिजी। अब ये बताओ कि आई एम भी लगा है और बीइंग भी लगा है। तो इज एम आर के साथ बीइंग तो तब लगता है जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना रहे हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं ना, तो पैसिव में स्ट्रक्चर है मैं बिजी हूँ, यही कह रहे हैं ना कि मैं बिजी हूँ। तो मैं बिजी हूँ तो आई एम बिजी, तो उसमें रियली बीइंग लगाने की क्या जरूरत है? तो आई एम के साथ ये बीइंग नहीं लगेगा, आई एम रियली बिजी, ठीक है। चलिए तो आई एम रियली बिजी कौन सा गलत हुआ? ये तीसरा वाला आपका गलत हुआ आंसर है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड में क्या? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ आप। कपुलेट लिखा हुआ है, कपुलेट की स्पेलिंग करेक्ट है, यानी कि ये वर्ड आंसर नहीं होगा। कपुलेट का मतलब क्या होता है? मेटिंग करना। मेटिंग करना मतलब होता है प्रजनन के लिए। जीव जंतुओं में प्रजनन के लिए जब उनका शारीरिक संबंध बनता है, इंटरकोर्स होता है, तो उसी को कहते हैं कपुलेट करना, ठीक है। इग्निशन, इग्निशन का मतलब होता है दहन। आपके पास कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कुछ इस तरह की चीज़ होगी, तो जिसमें इंजन में जो दहन होता है, पेट्रोल जलता है, उसको कहते हैं दहन या प्रज्वलन। तो वही इग्निशन होता है और इसकी स्पेलिंग में क्या होता है? IGNI। इतना तो इसमें भी लिखा है। फिर TION होता है। क्या होता है? ये जो SION लिखा है उसकी जगह पर TION होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, यानी कि आंसर हमारा यही है। हार्टिकल्चर स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। मतलब क्या होता है? बागवानी। बागवानी का मतलब क्या होता है? अब मतलब पेड़ पौधे लगाना, फलों वाले पेड़ पौधे लगाना, उसको हार्टिकल्चर कहा जाता है। और पोर्शन तो पता ही होगा ना, कोई हिस्सा होता है, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। लिखा है अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए एक सीक्रेट प्लान, मतलब गुप्त रह के कोई प्लान आप बनाते हैं, कुछ करना है उसको, और खास तौर से कुछ गलत करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए नहीं, गलत करने के लिए। स्ट्रेटजी क्या होता है? कुछ अच्छा करने के लिए। प्लान ये भी है, ये सब, ये प्लानिंग ये भी प्लान है। तो ये दोनों के दोनों प्लान है, लेकिन क्या होता है? कुछ अच्छा करने के लिए जो प्लान बनाते हैं तो प्लानिंग या स्ट्रेटजी होती है। कंडीशनिंग का कोई लेना देना नहीं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। ये सुना होगा वर्ड,
षड्यंत्र का मतलब होता है कुछ गलत करने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए जो प्लान बनाते हैं उसको षड्यंत्र कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसी। तो ये होगा आपका आंसर। इन्होंने कहा कि एक सीक्रेट प्लान है, कुछ करने के लिए बनाया गया है, और यूजुअली रॉन्ग, कुछ गलत काम करने के लिए जो प्लान बनता है उसको हम लोग कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, हिंदी में षड्यंत्र। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका 5वां क्वेश्चन भाई देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है, ABCD देख रहे होंगे, इनको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए आपको एक बार इसे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के देखो, लिखा है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद, द टू कंट्रीज इंगेज इन कारगिल वार, द टू कंट्रीज दोनों देश कारगिल वार में इंगेज हुए। अच्छा, ये जो द टू कंट्रीज लिखा है ये कौन होंगे? कारगिल वार इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो जहाँ पे पहले इंडिया पाकिस्तान आएगा उसके बाद आएगा द टू कंट्रीज, तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता। फर्दर मोर होता इसके बाद। अब इसके बाद का मतलब क्या हुआ? ये भी बाद में आ रहा है, अभी तो कोई घटना हुई ही नहीं ना। तो फर्दर मोर अ नंबर ऑफ वायलेंट वार्स वर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ मिला हमको इंडिया पाकिस्तान। अब सी में देखो करें, इन फरवरी 99 की बात है, ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द लाहौर डिक्लेरेशन व्हिच वाज प्रीडिकेटेड ऑन पीस। इन्होंने कहा कि फरवरी 99 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किया था जो कि पीस के बारे में, शांति के बारे में था। ठीक है, ये एक लाहौर डिक्लेरेशन के बारे में दिया हुआ है। आगे लिखा है कि द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। ये किन एंगेजमेंट्स की बात कर रहे हैं? ये वही एंगेजमेंट्स की बात कर रहे हैं ये जो फियर्स युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। तो बी के बाद जो एंगेजमेंट्स आया है डी में, वो किसके बाद आएगा? बी के बाद आएगा। ठीक है, उन्हीं एंगेजमेंट्स की बात हो रही है जिसमें चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी सिंस दे हैड टू फाइट ऑन द रफ रॉकी टेरेन। ठीक है, अब हमें करना क्या? बी के बाद डी होगा, ये तय होगा, और बी स्टार्टिंग में नहीं होगा, ये भी करीब करीब तय है। चलिए एक बार और दिखाते हैं आपको। डी में लिखा है द एंगेजमेंट्स, वो एंगेजमेंट्स बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत कठिन थी इंडिया के आर्मी के लिए, और यहाँ पे यही जो कह रहे हैं कि वायलेंट वार्स वर फॉट, यही वाला है हमारा एंगेजमेंट। तो बी के बाद डी लगा, और बी फर्दर मोर लिखा हुआ, खुद स्टार्टिंग नहीं है, तो हमें स्टार्टिंग देखना होगा ए में या सी में। ए में क्या होगा? आ फ्यू मंथ्स लेटर द टू कंट्रीज का मतलब हुआ कि अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से करेंगे स्टार्ट? सी से, कि फरवरी 99 में इन लोगों ने लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किया था। किसने किया था? इंडिया एंड पाकिस्तान ने किया था। अब यही दो कंट्रीज हैं जिनके लिए यहाँ लिखा है द टू कंट्रीज, है कि नहीं? तो सी के बाद क्या लगाओ आप? ए लगाओ। सी के बाद, अरे गलत हो गया, सी के बाद आप ए लगाओ। सी में कह रहे हैं कि लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन हुआ था 99 में, और कुछ ही महीने के बाद दोनों देशों में कारगिल वार हो गया। अब उसके बाद कारगिल वार का सिनेरियो दिया है बी में और डी में, तो सी ए के बाद आप क्या करोगे? बी और डी लगा दो। सी ए बी डी कहाँ ऑप्शन में मिलेगा? ये मिल गया आपको चौथा वाला ऑप्शन, करेक्ट। चलें आगे, चलिए आगे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अंडरलाइन पोर्शन जो है उसका आप साइनोनिम बताओ, सॉरी एंटोनिम बताओ, गलती बोल दिया। एंटोनिम बताना है। ही ब्रॉट डिसग्रेस टू हिज फैमिली। डिसग्रेस का मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति जिसकी वजह से परिवार का अपमान होता है उसके लिए कहते हैं डिसग्रेस ले आना। ठीक है, अपमानजनक रहा वो, मतलब बदनामी किया घर की, परिवार की। एंटोनिम बताना है आपको। तो सेम का मतलब क्या हुआ? शर्मिंदगी, ये होगा नहीं। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कार्ड का मतलब एक तरह से कलह होती है। ठीक है ना, कलह, तो घर के लिए कलह ले आया, कुछ मज़ा नहीं आई। वो ऑनर का मतलब सम्मान, हाँ, तो अपमान के बदले में क्या, अपोजिट में क्या होगा? सम्मान, परिवार के लिए सम्मान, सस्पिशन लगेगा। ये आपका तीसरा वाला आंसर होगा। एंटोनिम बताना था ना आपको। तो 7 नंबर पे क्या करना है? खाली जगह भरना है। लिखा है दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो डैश दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब्ड। वो गाने को इतनी डैश बजा रहे हैं कि पूरा पड़ोस हिल गया है, डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? जोर से, इतनी जोर से गाना बजा रहे हैं। जोर से के लिए क्या लगाओगे आप? लाउड लगाओगे, यही है एक ऑप्शन। लव्ड लगेगा नहीं, ये लॉर्ड है। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, ये वर्ब होती है ना, एडवर्ब नहीं है।
और ये लॉर्ड है, ये लगेगा नहीं। तो इतनी जोर से बजा रहे हैं गाना कि पड़ोस पड़ोस वाले डिस्टर्ब हैं, तो थर्ड वाला हो गया आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फ्रूगल का क्या बताना है आपको? एंटोनीम बताना है। फ्रूगल, FRUG, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल मतलब मितव्ययी होता है। क्या होता है? मितव्ययी, कंजूस नहीं है, मितव्ययी होता है। मितव्ययी का मतलब मित माने बहुत कम होता है, व्यय माने खर्च करने वाला, जो बहुत कम पैसा खर्च करता है, जो बहुत बचा बचा के खर्च करता है। जहाँ 15 रुपये लगेंगे वहाँ वो समझदारी से 10 रुपये में काम कर लेता है, उसको मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इसमें यही सारे वर्ड्स मिलेंगे। क्या करना है यहाँ देख लेते हैं ना। तो एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च। क्या होगा इसका? फिजूल खर्च। तो हो तो क्या? मितव्ययी का अपोजिट फिजूल खर्च। तो हमारा पहला वाला आंसर हो गया। प्राइस माने दाम होता है, प्रेजेंट माने मौजूद होता है, अकोमोडेशन का मतलब होता है हम यहाँ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फिजूल खर्च आपका आंसर हो गया, पहला वाला ही तो आंसर है। ठीक है, कुछ और वर्ड जानना चाहते हो तो बताऊं मैं। ठीक है, चलो देखो, एक्स्ट्रावेजेंट का एक वर्ड क्या होता है? लैविश होता है। लैविश का मतलब लुटाऊं होता है, मतलब। और स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, एक वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट, ये होता है फिजूल खर्च करने वाला। ठीक है, तो एक्स्ट्रावेजेंट, लैविश है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, ये सब फिजूल खर्च। फ्रूगल हो गया, फ्रूगल का आप माइजरली लगा सकते हो, हालांकि एक्चुअली ये माइजरली होता नहीं। निगार्डली लगा सकते हो, बहुत कंजूसी से पैसा खर्च करने वाला, तो ये माइजरली, निगार्डली, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, ये सब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका। 9 में क्या कहना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसका? सेंटेंस पढ़ो। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, एक ऐसा व्यक्ति जो उन लोगों को मदद और सहानुभूति देता है जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, मॉरलिस्ट मतलब क्या होता है? नैतिकतावादी होगा। पार्डनर का मतलब होता है जो सबको क्षमा कर देता है। अगर हम इतना हटा दें तो पार्डन मतलब क्या होता है? क्षमा करना। तो पार्टनर कौन हो गया? क्षमा करने वाला। समैरिटन क्या होता है? समैरिटन होता है अ पर्सन हु हेल्प्स नोन और अननोन, एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी की मदद करता है, वो चाहे उसका रिश्तेदार हो, चाहे उसका पड़ोसी हो, चाहे उसके मोहल्ले का हो, चाहे अनजान व्यक्ति हो। तो जाने अनजाने मतलब हर तरह के व्यक्तियों की मदद करता है जो बिना किसी भेदभाव के, उसको कहते हैं समैरिटन। एंड दिस इज द आंसर यू आर लुकिंग फॉर, यही आंसर है। प्रीचर का मतलब उपदेश देने वाला होता है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो। वर के साथ बीइंग डिस्टर्ब्ड लिखा हुआ है, द कार्ड्स लिखा, वर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर। बाय हर को कान पकड़ के इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? सी। और सी यहाँ पे वर लिखा है तो सी के साथ क्या लग जाएगा? वाज। और बीइंग डिस्टर्ब्ड का डिस्टर्बिंग, तो सी वाज डिस्टर्बिंग। ढूंढो कहाँ है, ये मिला आपको सी वाज डिस्टर्बिंग, और किसी में नहीं है सी वाज डिस्टर्बिंग। तो यह रहा आपका आंसर दूसरा। अब नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है? ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। काउच मतलब क्या हुआ? मान लो चारपाई वगैरह को कहते हैं कि अपने कुत्ते से कहो, प्लीज आस्क द डॉग, अपने कुत्ते से कहो गेट ऑफ माई काउच, कि मेरी चारपाई से उतर जाए, नीचे उतर जाए। तो ये वाला गेट ऑफ नहीं होता बेटा, ये होता है गेट के बाद OFF वाला ऑफ, गेट ऑफ। तो ये लगाओगे गेट ऑफ माई काउच। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब एक ऑप्शन और आपको झलक रहा होगा जिसमें लग रहा होगा कि दो जगह गेट ऑफ लगी है, ये तो गेट ऑफ गलत है, ये वाला गेट ऑफ, ये वाला गेट ऑफ, दोनों सही है। बात आती है ये माई लगेगा कि माइन लगेगा। तो देखो यहाँ पे काउच लिखा है ना, काउच लगा है तो चूंकि नाउन है, नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, इसलिए माई लगेगा। गेट ऑफ माइन काउच नहीं होगा, गेट ऑफ माई काउच होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिर से एरर का क्वेश्चन है। आई फेल अस्लीप व्हाइल आई रीड द बुक। आई फेल अस्लीप में सो गया, व्हाइल आई रीड द बुक, जब मैं किताब पढ़ा। तो व्हाइल, ये आई रीड की जगह क्या होगा? व्हाइल रीडिंग द बुक। ठीक है, आई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों में कॉमन है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। रुकिए ज़रा क्लियर करते हैं फिर आप समझिए।
या आई फिल, मतलब मैं सो गया जब मैं किताब पढ़ रहा था। जब दोनों आई ही है तो ये वाला आई लगाने क्या ज़रूरत है, काटो इसको। और वैसे भी वाइल के साथ सेंटेंस नहीं लगता है, वाइल के साथ क्या लगानी है आपको, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। वाइल रीडिंग द बुक, तो यहाँ पे लिखा है वाइल आई रीड, ये गलत हो गया, आंसर 4। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर पे। क्या करना है, इनको सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट करना, इट रेनिंग, इफ इज रेनिंग, पढ़ो। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है नहीं, ये तो कंटिन्यू, अगर बारिश हो रही है तो जाने कोई मतलब नहीं, तब तो लगाओगे क्योंकि बारिश हो रही है। अभी बताना है अगर बारिश होती है तो नहीं जाऊंगा, तो इफ़ इट रेन्स क्या होना चाहिए, इफ़ इट रेन्स। वैसे भी ये इज की मतलब क्या है यहाँ पे ना, इट आना चाहिए। इफ़ इट लगाओगे और इफ़ के बाद क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे, इफ़ इट रेन्स होगा। ठीक है, चलिए। और आपको और जो ऑप्शन है उनको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अगर हम लगा देते हैं विल रेन, ठीक है, तो देखो यहाँ इफ़ के साथ विल शैल लगता नहीं, कट गया। इफ़ इट रेन्ड, अच्छा पहला वाला सेंटेंस फ्यूचर में, दूसरा वाला पास्ट में जाएगा नहीं, इसलिए कट गया ये। और डायरेक्ट रेनिंग लगेगा नहीं, इफ़ के साथ कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा तो ये भी नहीं लगेगा। अब एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका 14 है। क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका, डाइवर्जेंस का बताना है। तो डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है बताओ। देखो डाइवर्जेंस क्या होता है, एक आपको एक दिन और बताया था, जैसे आप ये रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, ये रास्ता आगे चल के क्या होता है कि 2 रास्तों में बंट जाता है। तो ये गया, ये आप ऐसे जा रहे हैं, ये रास्ता इधर से डाइवर्ज होता है, तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। अच्छा, इसी का उल्टा क्या होता है, जैसे 2 रास्ते आ रहे हैं, इधर से आप एक रास्ता पकड़ के आए, एक रास्ता इधर से आ रहा है, ठीक है ना, ये रास्ता इधर से आ रहा है, और ये दोनों रास्ते एक रास्ते में मिल जाते हैं, इधर से आके आप एक जगह मिल गए, तो ये क्या होता है, ये कन्वर्जेंस होता है। तो डाइवर्जेंस का ठीक उल्टा क्या होगा, कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब आगे चल के 2 रास्ते में फूट जाना, और उसका अपोजिट क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस का मतलब 2 तरफ से आके एक जगह पे मिल जाना, ये कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये डाइवर्जेंस क्या था, ये डाइवर्जेंस था, समझ गए। चलिए, तो अपोजिट तो हमको ये मिल गया। अब आपका पता है रेसिलियंस का मतलब क्या होगा, जानने की जरूरत तो ही। रेसिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। कोई चीज़ जैसे लोहा है, उसको आप पीटिए तो क्या होता है, वो फैल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका लचीलापन कहते हैं। ट्रांसियंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसियंस मतलब होता है भंगुरता, ब्रिटलनेस। कोई चीज़ जैसे मान लो शीशा है, उसको एक मतलब गिरा दो ऊपर से नीचे, चूर चूर हो जाएगा, उसको ट्रांसियंस कहते हैं, टूट जाना। एग्जिस्टेंस अस्तित्व के लिए यूज किया जाता है, पता ही है क्या होता है अस्तित्व। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में। 15 में क्या करना है जी, एंटोनियम बताना है। अंडरलाइन वर्ड लोनली लिखा हुआ है, तो दोज स्ट्रीट्स आर वेरी लोनली। लोनली का मतलब क्या हुआ, यहाँ एकदम सुनसान है, सन्नाटे में है, वहाँ कोई गली में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आइसोलेटेड का मतलब एकदम सुनसान है, ये साइनोनिम हो गया। क्राउडेड का मतलब एकदम खचाखच भरा हुआ है, ये एंटोनिम हो जाएगा। और रिमोट का मतलब भी तो फिर लोनली हो जाएगा। रिमोट मतलब बहुत दूर दुर्गम है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो लोनली होगा। सिंपल इम्पटी मतलब भी वही हो जाएगा, सब साइनोनिम हो गया, एक क्राउडेड एंटोनिम हो गया। स्ट्रीट्स आर लोनली मतलब एकदम से खाली है, वहाँ कोई नहीं है, मतलब क्राउडेड अपोजिट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 में क्या करना है बच्चा, 1 वर्ड बताना है। किसका, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक, इन्होंने कहा कि कोई काम आप कर रहे हैं उसको टाल देना, ये पुट ऑफ, थोड़ी देर पहले भी आया था पुट ऑफ टाल देना। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस। आप अपनी आदत ही, लापरवाही की आदत या आलस्य में आप किसी काम को टाल दे रहे हो। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ना, कबीरदास का उल्टा। कबीरदास क्या बोले थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन कुछ लोग कबीरदास का उल्टा होते हैं, वो कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। कौन सी आफत है जब जीना है बरसों, है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा। तो पुट ऑफ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है, अरे कल कर लेंगे, अरे अभी बहुत है, कल कर लेंगे। तो इन लोगों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट। क्या होता है ये, प्रोक्रेस्टिनेट। एक और वर्ड है इसके लिए, दिल्ली दिल्ली अप्रोच। क्या होता है, दिल्ली दिल्ली, इसको भी कहते हैं दिल्ली दिल्ली, लेट लपेट वाले।
तो प्रोक्रेस्टिनेट इसके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है। उसके बाद आता है लिसिरेट। तो लिसिरेट का मतलब क्या होता है? ये लिसिरेट है। लिसिरेट का मतलब होता है ना कोई चीज़ चीर देना, जैसे कपड़ा हो गया या कागज़ वगैरह हो गया, किताब हो गई, पकड़ के मतलब ऐसे पकड़ा और ये चीर दिया, ऐसे चीर देना, ये होता है लिसिरेट। ठीक है। और रिकुपरेट एक होता है रिकुपरेट। रिकुपरेट का मतलब होता है रिकवर। आप बीमार हैं और आप धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं तो आप रिकुपरेट कर रहे हैं, मतलब रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। एक्सीलरेट तो बच्चा लोग आपको अच्छी तरह पता होगा, बाइक चलाते होगे, जरा सा कान उमेटते हो तो तेज़ भागने लगती है, तो वही एक्सीलरेट करना मतलब किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देना, एक्सीलरेट करना होता है। आंसर और सारे ऑप्शंस आपके हो गए। अब आगे बढ़िए, आप लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में कह रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को कैसे बताओगे, किसमें? पैसिव वॉइस में बताओगे। कैसे? रोहित हेल्प्स रघु। ठीक है, रोहित रघु की मदद करता है, इसको आप पैसिव में अपने दोस्तों को कैसे बताओगे? सीधे क्वेश्चन पूछना था कि इसकी पैसिव में चेंज करो। गजब हद कर देते हैं ये लोग भी। वर्ब में एस लगा होता है तो हम लोग पैसिव बनाते समय क्या करते हैं? इज है, एम है, आर है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो किसकी मदद हो रही है? रघु की। रघु को पहले कर दो, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ इज बीइंग लगा हुआ नहीं होगा, यहाँ इज हेल्पर लगा हुआ है, यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ रोहित आगे कर दिया जबकि होना चाहिए था कौन? रघु होना चाहिए था। यहाँ विल बीन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये गलत हो गया। आपके पास ये दूसरे वाले के सिवा कोई चारा नहीं है। अब नेक्स्ट में आ जाओ जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे हैं, स्पेलिंग बताओ किसकी गलत है। तो प्रिडिक्ट की स्पेलिंग तो सही है, आंसर नहीं होगा। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फ्यूचर के बारे में। स्टिमुलेट की स्पेलिंग सही है तो ये गलत, तो आंसर तो हो नहीं सकता ये। डिटेक्ट का मतलब होता है ना डिटेक्टिव, होता है ना जासूसी करना, पता लगाना, तो ये सही है स्पेलिंग, ये भी नहीं होगा। कंसीव की स्पेलिंग गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। होगा क्या यहाँ पे? CON। फिर सी है ना, तो सी वाले में पहले ई लगता है, बाद में आई लगता है और भी। देखो हमेशा जब सी दिया होगा तो आप ई के बाद आई लगाइए, दूसरा कोई भी अक्षर आता है तो आई के बाद ई लगाइए। जैसे थीफ लिखा होता, थीफ में देखो आई पहले होता, ई बाद में होता है। और जैसे ये कंसीव है, देखो कंसीव में भी क्या हुआ? CONC, ई आई होता है तभी। यहाँ आई ई और इसमें सी वाले के बाद ई आई। ठीक है, तो अब आगे के लिए आप ध्यान रखिएगा, सी लगा हो तो ई आई होगा, दूसरा कुछ होगा तो आई ई होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। आपका क्वेश्चन नंबर 19, एक इडियम दिया हुआ है, मीनिंग बताओ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है वेरी नैरोली। मतलब क्या हुआ? आप कहीं से, कोई आपके बगल से गाड़ी वगैरह निकल गई, एकदम बाल बराबर दूरी, बाल मतलब एकदम रोए छूते हुए निकल गए, तो बहुत स्लाइट सा डिप, मतलब गैप के साथ। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री तो होगा नहीं, डिटर्मिन्ड स्ट्राइक होगा नहीं, जस्ट बेयरली। बेयरली, हाँ ये बेयरली होता है बहुत जरा सा फासला देकर, तो थर्ड वाला हो जाएगा। आगे आ जाओ, तो आपका क्वेश्चन नंबर होगा 20 में क्या करना है? साइनोनिम बताना है। अंडरलाइन का ये लिखा है सेल्डम। सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस। वो दूसरे की खुशी में शायद ही कभी खुश होता होगा। तो सेल्डम का मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट नन। ये क्या होता है? ऑलमोस्ट नेवर, मतलब करीब करीब कभी नहीं। तो कभी नहीं का क्या होगा? एंटोनिम बताओगे तो हमेशा हो जाएगा ना। तो फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली। रेयरली हार्डली तो साइनोनिम हो गए। ओकेजनली कभी कभार होगा और फ्रिक्वेंटली ज़्यादा बार होगा, तो ये वाला पहला वाला ले लो ऑप्शन। फ्रिक्वेंटली ना होता तो ओकेजनली कर देते, लेकिन अब फ्रिक्वेंटली भी है तो वही लगाएंगे। ठीक है, अब 21 से 25 में क्या होगा आपके पास? देखो कहानी वही, 21 से लेकर के 25 एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में 5 खाली जगह हैं, उनके लिए चार ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करो अपना, इसको पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं। मसाइस। ठीक है, मसाइस एक अफ्रीका की एक जनजाति है। तो द मसाइस का मतलब ये प्लूरल में, लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये लोग अफ्रीका के एक बड़ी ही खूबसूरत हिस्से में रहते हैं। तो फिर यहाँ पे आ लगेगा, लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका।
दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स, कहाँ रहते हैं, खुले मैदान में रहते हैं, इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया, मतलब दक्षिण और उत्तर तो केन्या और उत्तरी तंजानिया में रहते हैं। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बोसेज एंड रॉकी हिल्स, ठीक है, इस एरिया में शामिल है, क्या कह रहे हैं, माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड, ठीक। अब यहाँ पे लगाना कोई ऐसा वर्ड में शामिल है तो हो सकता है यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है, दिस एरिया इंक्लूड, लेकिन इंक्लूड के बाद ऑफ नहीं लगता, तो ऐसा कोई वर्ड यूज करोगे जिसके बाद ऑफ लगता है और वो इंक्लूड के सेंस में हो। इस एरिया में क्या क्या आता है, इस एरिया में आता है माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स। आगे लिखा है कि द पीपल मूव फ्रॉम प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के हिसाब से, गर्मी में कहीं, जाड़े में कहीं, बरसात में कहीं। क्यों, लुकिंग फॉर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स, मतलब वो घास की तलाश में होते हैं, दूसरे पेड़ पौधे की तलाश में होते हैं जहां उनको, उनके जानवरों को घास चराया जा सकता है, उनकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। डैश विच, जहां, ठीक है, जहां, जिस पर देयर कैटल कैन ग्रेज, उनके जानवर घास चर सके। दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई स्थायी निवास, परमानेंट घर नहीं होता। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम, बरसात वगैरह में जब थोड़ी दिनों के लिए कहीं पर एक जगह पर सेटल होना चाहते हैं तो दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप, एक तरह का कैंप टाइप का, टेंट टाइप का वो लोग लगा लेते हैं, जिसको मान्यता कहते हैं, ठीक है ना। वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव, जहाँ कुछ परिवार वहाँ पर रहने लगते हैं, फॉर अ डैश वीक्स और मंथ्स, कुछ महीनों के लिए या कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के लिए लगाते हैं। तो फॉर आ लगा है तो फिर यहाँ प्लूरल नाउन है तो फ्यू होगा, यहाँ तो पक्का है। इसको तो हम श्योर बता सकते हैं ना, ये वीक्स और मंथ्स प्लूरल में लिखा है, यहाँ आ लगा है तो लिटिल लग नहीं सकता है, आ फ्यू लगेगा, क्योंकि सम और मेनी के पहले आ लगता नहीं है, ठीक। आगे लिखा कि देन दे मूव ऑन अगेन, उसके बाद फिर वो लोग कुछ दिन वहाँ रुक के आगे बढ़ जाते हैं, टेकिंग देयर फ्यू डैश विद देम, तो टेकिंग देयर फ्यू डैश, यहाँ फ्यू के बाद कुछ एनिमल वगैरह हो सकता है या सामान हो सकता है, ठीक है। एंड बर्निंग द ओल्ड मान्यता टू द ग्राउंड, और जो पुराना घर जो इनका कैंप वगैरह होता था, जो टेंट होता है, उसको जला के राख कर देते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको भरना। तो सबसे पहले वाले में क्या लगाना है, मैंने कहा था कि मासाइसिस लिव इन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो इन आ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, यहाँ आ लगेगा, कुछ सोचो ना, खाली आगे बढ़ जाओ। अब इस वाले में लिखा द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास, इस एरिया में शामिल है डैश ऑफ, याद रखना कि जिसके बाद ऑफ लगेगा शामिल करने के लिए, वही हमको यूज करना है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या लिखा है, सम देयर दैट आ लिखा हुआ, तो ये कहाँ रहे हैं ना कि ये लोग रहते हैं इन सम वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, या देयर ब्यूटीफुल पार्क, या दैट वेरी ब्यूटीफुल पार्क, या आ वेरी ब्यूटीफुल पार्क, तो होगा आ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। दूसरे वाले में लिखा है कि इसमें शामिल है, इसमें इंक्लूड है, तो इसमें दिस इंक्लूड, यहाँ क्या लगा होगा, सराउंड्स होगा नहीं, कंसीडर्स होगा नहीं, मेजर्स भी नापने के लिए लगेगा, कंसिस्ट यही लगेगा जिसके साथ ऑफ लगता है, इसमें केवल कंसिस्ट है जिसके बाद हम ऑफ लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो 23rd में क्या लगाना है, ये वाला जो 23rd वाला सीन है वो किस तरह का था, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो ग्रासलैंड की तलाश में होते हैं जिस पर वो अपने जानवरों को चरा सकते हैं। तो प्रेपोजिशन में जिस पर के लिए हमको लग रहा है कि आन लग जाएगा, वैसे आपको एक बार क्वेश्चन जरा दिखा लें तो आप फिर से तसल्ली हो जाए आपको। तो तीसरे नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है ना, इन्होंने कहा कि पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू सीजन लुकिंग फॉर ग्रास, वो घास की तलाश में, एंड अदर प्लांट्स डैश विच देयर कैटल कैन गेज, जिस पर उनके जानवर घास चर सकते हैं, तो आन विच हो लगेगा। तो वो आन मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आन ही लगाने की गुंजाइश है। ये लिखा है ना, आन विच देयर कैटल कैन ग्रेज, देखो ये लिखा है ना, आन विच देयर कैटल कैन ग्रेज। अब नेक्स्ट में आ जाओ भाई, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला, कहाँ गया, तो पहले ये ले लो, देखो
ये वाला है ना भरना हमको। यहाँ पे लिखा है कि when they want to settle in a place for some time they build a kind of camp, जिसको मान्यता कहते हैं, where the few families live for a rest weeks, या मतलब कुछ सप्ताह तक के लिए। तो मैंने कहा था ना कुछ वीक या कुछ सप्ताह के लिए, चूँकि आप पहले लगा हुआ है तो आप पहले लगा हुआ है तो वही हम फ्यू के अलावा हमारे पास और कोई चारा है नहीं। तो देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, लिव फॉर आ सिग्निफिकेंट वीक्स होगा, आ लीस्ट वीक्स होगा, आ फ्यू वीक्स होगा, आ लिटिल वीक्स होगा। तो आ फ्यू वीक्स होगा क्योंकि ये सिग्निफिकेंट वीक्स प्लूरल में संख्या बतानी होगी ना, लीस्ट और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगेगा नहीं। आप यहाँ आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि वो उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं अपने कुछ सामान के साथ में। तो अपने कुछ सामान के साथ में एक बार और देखो यहाँ पे, ये लोग इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। देन दे मूव ऑन अगेन, दूसरी जगह चले जाते हैं। टेकिंग देयर अ फ्यू डैश विद देम, अपने साथ कुछ सामान लेकर के। तो सामान के लिए अब क्या लगाओगे, अपने साथ कुछ बिलोंगिंग्स को लेकर के, एंटीक्स को लेकर के, इनहिबिशंस को लेकर के या एक्सपीरियंसेस को लेकर के। तो क्या लेंगे, अपने साथ कुछ सामान लेकर के, बिलोंगिंग्स लेकर के चले जाते हैं। एंटीक्स मतलब बहुत प्राचीनता होती है। इनहिबिशंस का मतलब क्या होता है, निषेध है, निषेध कहते हैं इसको इनहिबिशंस को, ठीक है, या जिसको हम लोग कहते हैं टैबू। टैबू मतलब जैसे होता नहीं कि भाई बहन की शादी निषेध है तो उसको टैबू कहते हैं, वही इनहिबिशंस होते हैं। इनहिबिशन लेके थोड़े जाएंगे, एक्सपीरियंसेस लेके नहीं, बल्कि क्या होगा, अपने कुछ सामान लेकर के जाएंगे। आफ्यू वहाँ पे लगा हुआ था इसलिए बिलोंगिंग्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका डिस्कशन नंबर 10, ठीक है, ये है डिस्कशन नंबर 10। और 10 × 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। ये 10वां सेट था। इसके बाद हम लोग करेंगे 11वां सेट और 12वां सेट, जो 18 जुलाई को ही हुआ था, शिफ्ट 3rd और 4th में। फिर आ जाएंगे हम लोग 19 जुलाई पर, ठीक है। तो एक एक करके धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे। एक आध दिन बीच में गैप भी हो जाता है तो आप लोग आराम कर लिया करिए। आराम क्या, आप प्रिपरेशन करने वाले के लिए तो आराम कुछ होता नहीं है, ठीक है। खैर चलिए, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अभी से लगाते रहिए इसको। ये मत सोचिएगा कि बाद में देख लेंगे, बाद में दोबारा देख लेना और अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारे प्यार आशीर्वाद के साथ, कल मिलने के वादे के साथ आज का सेशन ही वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।